गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, उसमें आयंस नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। तो क्या हम गैसेस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? सोचो थोड़ा सा एक बार, बना सकते हैं। बना गैसेस को, और गैसेस का जो प्रेशर है वो कर दिया हमने बहुत ही कम, कितना 10⁻⁻⁴ एटीएम, और हमने वोल्टेज दे दिया बहुत ज्यादा। और जैसे ही हमने वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो जो गैसेस है नोड है उसकी जो स्क्रीन थी यहाँ पे वो किसकी लगाई गई थी? ZNS की। जो स्क्रीन किसकी लगाई गई थी? जिंक सल्फाइड की। ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी ना, ये ग्लो करने लगी, ग्लो करने लगी, ग्लो करने लगी। कैसे कलर से? कैसे? ग्रीन कलर का। यहाँ आया क्या? ग्रीन कलर का ग्लो। अब हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार शुरू होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लाए हैं अब नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चला इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। और CRT एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें हम सीखेंगे वो हो सकती है आपके लिए नई हो, तो इसलिए अपने सामने रखनी है कॉपी, पेन और दिमाग। सामने नहीं रखना है, दिमाग अपने साथ रखना है और नोट करते जाना है सारी चीज़ों को। तो देखो, जो CRT है कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, और CRT में अगर हम अच्छे से इसको डायग्राम को विजुअलाइज करें तो ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब रहती है। इवैक्यूएटेड मतलब क्या? जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब खाली सी एक ग्लास ट्यूब, हॉलो सी एक ग्लास ट्यूब रहेगी। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लगा देते हैं, मान लो एक सक्शन पंप, एक पंप लगा देते हैं। अब इस पंप का काम क्या होता है कि प्रेशर को एडजस्ट करना, ठीक है, और इसके अंदर गैसेस को फिल किया जाएगा, इसके अंदर पूरा का पूरा गैसेस को फिल किया जाएगा। ठीक है, अब सुनो अच्छे से, गैसेस जो है क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है? नहीं होती है। गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसमें आयंस नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। तो क्या हम गैसेस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? सोचो थोड़ा सा एक बार, बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम उसको आयोनाइज करना पड़ेगा। आयोनाइज करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। गैसेस को आयोनाइज करने के लिए या गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। कौन सी दो चीज़ें? ये सुनो, पहला तो हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं? ये कर देते हैं 10⁻⁻⁴ एटीएम तक। अब प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो दूर चले जाएंगे। अब दूर चले जाएंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक हो जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, गैसेस को गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया? प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो कर दिया, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स पास चले गए, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। हम सेकेंड थिंग करेंगे, हम इसके अक्रॉस लगा देंगे एक हाई टेंशन बैटरी, बहुत ज़्यादा हाई टेंशन वाली हम बैटरी लगा देंगे। क्या करेंगे हम? सेकेंड थिंग, हाई टेंशन बैटरी या हाई वोल्टेज बैटरी, ये कर देंगे। अब इससे क्या होगा? जो गैसेस है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। हाई टेंशन बैटरी मतलब कितना? लगभग 10,000 वोल्ट्स। अगर इसको भी हम देखें तो 10⁻⁴ वोल्ट्स में आ जाएगा। ये कितना था? 10⁻⁻⁴ एटीएम। ये कितना है? 10⁻+4 वोल्ट्स। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको याद करनी है। क्यों किया हमने ये दो चीज़ों को? ताकि गैसेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। ठीक है, चलिए आगे अब समझे अच्छे से। तो देखो, इस डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ध्यान देना। हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हमने कहा कैथोड। कैथोड कैसा है? नेगेटिव। और ये क्या है? एनोड। अगर हम इनके अक्रॉस ऐसे बैटरी के डायग्राम निकाले तो ये छोटा जो बैटरी का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्या? कैथोड। और ये जो बड़ा पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एनोड। ठीक है, अब सुनो अच्छे से, हमने इसमें किसको डाला? गैसेस को। और गैसेस का जो प्रेशर है वो कर दिया हमने बहुत ही कम, कितना? 10⁻⁻⁴ एटीएम। और हमने वोल्टेज दे दिया बहुत ज़्यादा। और जैसे ही हमने वोल्टेज ज़्यादा कर दिया तो जो गैसेस है वो हो जाएगी आयोनाइज्ड। जैसे कि मान लेते हैं हम, हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंट होगी तो पहले ये कन्वर्ट होगी H+H में, मीन्स पहले ये डिसोशिएट होगी और बाद में ये हो जाएगी आयोनाइज्ड और यहाँ से रिलीज करेगी एक इलेक्ट्रॉन। ये तो हम अभी समझ में आ रहा है हमें हो क्या रहा है। उस समय पे सोचो, ये एक्सपेरिमेंट चालू था, उस समय की बात है, इसको समझते हैं अभी। जैसे ये हुआ होगा, हम मान रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम एडवांस हो चुके हैं, हमें पता है चीज़ों के बारे में। लेकिन अब जैसे ही यहाँ ये सब प्रोसेस हुई, इसको करने में समय लगा। ऐसा नहीं कि हमने 5 मिनट में इसको पढ़ लिया तो 5 मिनट में एक्सपेरिमेंट भी हो गया होगा। 5 साल लगे होंगे, 10 साल लगे होंगे ये वैल्यूज़ पे आने में कि हाँ इतना डिज़ायर प्रेशर, इतना डिज़ायर वोल्टेज पे ही ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो समय लगता है प्रोसेस करने में, एक्सपेरिमेंट करने में। हम तो इसको पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी हम पढ़ लेंगे। अब सुनो बेटा, अच्छे से ध्यान दो। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है,
ठीक है, ये हमें अभी पता है। लेकिन देखा ये गया कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ, जो एनोड है उसकी जो स्क्रीन थी यहाँ पे वो किसकी लगाई गई थी, ZnS की। जो स्क्रीन किसकी लगाई गई थी, जिंक सल्फाइड की। ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी ना, ये ग्लो करने लगी, ग्लो करने लगी, ग्लो करने लगी। कैसे कलर से, कैसे, ग्रीन कलर का। यहाँ आया क्या, ग्रीन कलर का ग्लो। अब उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे तो ऐसा झोल है, कुछ ना कुछ माजरा है जिस वजह से ये चीज़ यहाँ पे हुई है। तो उनको यहाँ समझ में आया कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पार्टिकल ज़रूर प्रेजेंट है किसके अंदर, एटम के अंदर, जो एनोड की तरफ आ रहा है। अच्छा, वो एनोड की तरफ ही क्यों आ रहा होगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो वो पार्टिकल खुद क्या होगा, नेगेटिव। वो पार्टिकल क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आई कि एनोड की तरफ जो आ रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, उसको नाम क्या देंगे, अभी अभी तो वो बर्थ हुआ है उसका, उसका प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे अभी, तो उसको नाम दिया गया कैथोड रेज, बिकॉज इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ कैथोड। ऐसा लग रहा था कि वो कैथोड की तरफ से आ रही है, एक स्ट्रीम आ रही है, इसलिए रेज नाम दे दी गई। क्या कोई परेशानी यहाँ समझ में आया? प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखेंगे। पहली चीज़ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे सारे कंसेप्ट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ये मुझे उम्मीद है। ZnS की स्क्रीन कैसी थी, यहाँ पे फॉस्फोरेसेंट, जिस पे ये आके स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा था। क्लियर होगी ये चीज़? चलिए आगे बढ़े। वैक्यूम पंप का काम था कि प्रेशर को बहुत कम करना ताकि मॉलिक्यूल्स दूर चले जाए, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब ये सब कुछ जब हो गया तो अब मिल गया कौन है हमारे पास, कैथोड रेस। क्योंकि हमने इनिशियली उसका नाम क्या दिया, कैथोड रेस, क्योंकि लग रहा था वो कैथोड की तरफ से आ रही है। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, अच्छे से ध्यान देना, प्रॉपर्टीज को नोट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो कैथोड रेज है ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पहली प्रॉपर्टी होगी ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। मीन्स ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट होती है, स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होगी फ्रॉम कैथोड विथ हाई वेलोसिटी। कहाँ से, कैथोड की तरफ से, फ्रॉम हाई वेलोसिटी 10⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अ शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ इन कास्ट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास पूरा ग्लास है और ये हमारे पास कोई एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड। यहाँ कोई रख दिया एक व्हील, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे, कैथोड रेज इधर से इधर आएंगे, यहाँ हो गई उसकी शैडो क्रिएट। यहाँ ग्लो नहीं आ रहा था, जो ग्रीन कलर का ग्लो पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रेट ट्रैवल करेंगी, स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे इसलिए इसकी शैडो क्रिएट हो गई। सिंपल सी चीज़ है। क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, वॉल पे उसकी शैडो कास्ट हो गई क्योंकि वो सीधे जा रहे हैं, जैसे कि लाइट हमारी शैडो कास्ट करती है। पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान देना बेटा, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो। मैंने ऑलरेडी कहा ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती थी जैसे ही स्ट्राइक करती थी वॉल बियॉन्ड द एनोड। लाइट इज एमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। कैसी स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की, और कैसी, फॉस्फोरेसेंट। फॉस्फोरेसेंट मतलब चमकदार, जब भी कोई चीज़ उसको टकराती तो वो ग्लो प्रोड्यूस करती थी। सेकेंड थिंग, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। अच्छा देखो अब ये क्या हो रहा है कि जैसे वो व्हील के साथ टकराते वो एक हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते। क्या प्रोड्यूस करते बेटा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते जैसे वो टकराते विद द मैटर। इट शो दैट कैथोड रेज पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, जिससे पता चला कि कैथोड रेज के पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी भी है और कहीं ना कहीं मोमेंटम भी है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है जब वो टकराएगा किसी से तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में। किसमें बेटा, हीट एनर्जी में। कि ये चीज़ें समझ में आ गई। एक बार देखो प्रॉपर्टीज़ को हम फिर से वापस से, फर्स्ट कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, जो भी इनके बीच में आएगा वो शैडो क्रिएट करेंगे। इनकी वेलोसिटी 10⁹ से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेंज में है। फिर सेकेंड, ये जिंक सल्फाइड पे जब टकराएंगी तो ग्रीन कलर का ग्लो वहाँ पे क्रिएट करेंगी। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो कैसी होती है, फॉस्फोरेसेंट। फिर आगे बढ़े तो ये हीट प्रोड्यूस कर रही थी जैसे वो मैटर के साथ कोलाइड कर रही थी। इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है। इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज, जिससे हमें पता चलता है कैथोड रेज आर पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, ये डिफ्लेक्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब ये अपना रास्ता चेंज कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से।
इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स ही अपने आप को डिफ्लेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। दीज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब उनके पास खुद कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज, ये पता चला यहाँ से। दे डिस्चार्ज अ पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये उस किस तरफ जा रहे थे, डिस्चार्ज हो रहे थे कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ। इट शोज दैट कैथोड रेज ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ पैथ, दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि उसके पाथ में जो स्मॉल पिन व्हील जो मैंने ऑलरेडी ऐसा ड्रॉ करके बताया, इससे जब टकराते तो ये जो है वो गोल गोल घूमने लगता, गोल गोल घूमने लगा, मतलब उसने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर दी, मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पे हीट एनर्जी भी सम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, और ये भी गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, और इसकी शेडो क्रिएट हो रही है, जिससे क्या पता चला हमें, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का। दस कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल, इससे पता चला वो एक मटेरियल पार्टिकल है जिसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो जब तक मास और वेलोसिटी नहीं होगी तब तक काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। दीज पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनको नाम दिया गया नेगेट्रॉन्स। स्टार्टिंग में किसने नाम दिया, थॉमसन ने। थॉमसन ने कहा भैया हमारा बच्चा है ये, हमने इसको किया है अभी, मतलब हमने इसको डिस्कवर किया है अभी, तो हम क्या नाम देंगे इसका, नेगेट्रॉन। नहीं तो इसके पहले स्टार्टिंग में क्या नाम था, कैथोड रेस। क्या नाम था इसका, कैथोड रेस। और नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको नाम दिया नेगेट्रॉन। नेगे का मतलब नेगेटिव, ट्रॉन का मतलब पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल। लेकिन स्टोनी ने इसको चेंज किया, बोला गंदा नाम है ये तो हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन, जिसको दुनिया अब अमर नाम से जानती है, मतलब अमर हो गया ये नाम इलेक्ट्रॉन का। तो स्टोनी ने पहली बार नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, स्टोनी ने इसका नामकरण किया इलेक्ट्रॉन, जो कि अब तक चल रहा है। कैथोड रेस जो है वो एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये फॉल होंगे किसी मटेरियल के ऊपर जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। जैसे समझ लो एक मटेरियल है, इसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेंगी एक्सरेज। एक्सरेज न्यू टाइप ऑफ पेनेट्रेटिंग रेज, जिसकी स्मॉल वेवलेंथ होगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जब कोई कैथोड रेज मटेरियल पे स्ट्राइक करेगा विथ हाई एटॉमिक मास, दे कैन प्रोड्यूस एक्सरेज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट पे आए तो वहाँ कुछ ना कुछ इमेज वहाँ क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ चेंज हो जाएगी, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ये असर डालते हैं। ये पेनिट्रेट कर सकते हैं थिन फॉइल से, अगर हम देखें आयोनाइज कर सकते हैं किसी मटेरियल्स को, जैसे कि अगर हम इनमें से डालें इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मटेरियल, और आयोनाइजेशन कर सकते हैं गैसेस का, जब वो गैसेस से जाएंगे तो। द नेचर ऑफ कैथोड रेज, ये इंडिपेंडेंट, ये प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी है भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो कैथोड रेज है वो इंडिपेंडेंट होते हैं किस पे, नेचर ऑफ कैथोड, कैथोड पे डिपेंड ही नहीं करेगा, और नेचर ऑफ गैस, मतलब ना ही वो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहे हैं ना ही वो गैस पे डिपेंड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अच्छे से समझो, देखो अगर मैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस ले लेता हूँ तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हो जाएगी H+ और इलेक्ट्रॉन में। हेलियम को लिया तो हेलियम आयोनाइज हो जाएगी He+ और इलेक्ट्रॉन में। लिथियम को लिया तो लिथियम प्लस और इलेक्ट्रॉन में। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने तीनों एलिमेंट लिए हैं और बताओ बेटा कि किसी की इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये हेलियम का इलेक्ट्रॉन है और ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन, तीनों को मिक्स कर दिया, बताओ किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, क्या आप देख के बता सकते हो, नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो किसी के इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं होगा। मींस इलेक्ट्रॉन इन तीनों पे डिपेंड नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉन गैस पे डिपेंड नहीं कर रही है और कैथोड पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब आगे चल के हुआ क्या, 1897 में जे थॉमसन ने E/m की वैल्यू निकाली, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू निकाली। डिफ्लेक्शन देखो कैसे निकाली उसने, डिफ्लेक्शंस ऑफ
कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ई बाय एम की वैल्यू कितनी आई, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 31 kg। और ई बाय एम अगर हम देखें तो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 28, मैं ग्राम में ले रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1.75 इंटू टेन की पावर 8 कूलम पर ग्राम। लेकिन मेरा सवाल अब ये है आपसे कि ये बताइए, इलेक्ट्रॉन तो जस्ट अभी बर्थ हुआ है उसका, क्या हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है? बिल्कुल नहीं पता। आप 1897 की बात सोचो, क्या आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है उस समय। तो ये तो बाद में चल के मिल्टन ने निकाला है, लेकिन थॉमसन ने कैसे निकाल दिया ई बाय एम वैल्यू विदाउट नोइंग द चार्ज एंड मास? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इसको सोचिएगा अच्छे से कि थॉमसन ने ऐसा क्या किया। तो जैसे हमें यह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसको जानने के लिए हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ई बाय एम वैल्यू थॉमसन ने कैसे निकाली, जबकि उसको चार्ज और मास तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।